और डीजीपी दिलबाग सिंह ने पुंछ हमले की तस्दीक की है कि हमले में पकड़े गए ओवरग्राउंड वर्कर निसार अहमद का अहम किरदार है। उन्होंने कहा कि मकामी लोगों ने दहशतगर्दों का साथ दिया है। दिलबाग सिंह ने कहा कि इस पूरी तफ्तीश के दौरान 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने कहा कि अब तक की मालूमात के मुताबिक ड्रोन के जरिए जो सामान आया था वो भी मंजर आम पर आ चुका है। इनकाउंटर को आज 9वां दिन है। 9 दिनों बाद आज जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने जो है आज दराल रजौरी के इलाका दराल में जो है एक सिक्योरिटी मीटिंग ली, जिसमें चाहे पुलिस के आला ऑफिसर हों या चाहे अन्य सिक्योरिटीज़ आला ऑफिसर हों, उन्होंने शिरकत की और जो है पूरा जो है इस अटैक के बारे में जो है फॉलो अप दिया। उसके बाद जो है डीजीपी ने जो है वहाँ दराल रजौरी दराल में जो है मीडिया कर्मचारियों से बात करते हुए कहा कि इस जो है हमले के बाद हमने जो है 200 से ज़्यादा लोगों को जो है डिटेन किया था और उनसे जो है जब उनसे हमने जो है जानकारी ली, उनसे जो है तहकीकात की, उनसे जो इन्वेस्टिगेशन की, तो उसके बाद हमें जो है 12 सस्पेक्ट्स जो है वो सामने आए, जिनमें से जो है निसार अहमद एक था। जब निसार अहमद से हमने जो है पूरी जो है इन्वेस्टिगेशन की तो निसार अहमद ने एक्सेप्ट किया कि जो है उसने तकरीब 2 महीने से ज़्यादा जो है वो इन जो है मिलिटेंट्स को जो है उसने पनाह दी और इनको चाहे वो खाने पीने का सामान हो या इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम निसार अहमद करता था। वहीं जो है दूसरा एक बात और भी उन्होंने कहा कि डीजीपी ने यह भी कहा जो हथियार यूज़ किए गए थे वो ड्रोन के ज़रिए ड्रॉप किए गए थे और जो हथियार ड्रॉप की जाए, कैश हो चाहे एनिमेशन हो या अदर चीज़ें हो, ड्रॉप की जाती थी वो ड्रोन के ज़रिए पाकिस्तान से ड्रॉप की जाती थी। और यही जो है निसार अहमद और उसके जो फैमिलीज़ के लोग हैं वही जो हैं वो इसको जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है ले जाते थे। और उन्होंने डीजीपी ने ये भी कहा है कि जो ये हथियार हैं ये हथियार जो कश्मीर में भी यूज़ किए जाते थे। वहीं डीजीपी ने ये भी कहा है कि जो पुंछ अटैक में जो है बुलेट का इस्तेमाल किया गया वही डांगरी में भी जो है इस बुलेट्स का इस्तेमाल किया गया है। आज 9वें दिनों बाद भी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बाटा दूड़ियाँ के जंगलात हों वहाँ पर जो बड़ी पैमाने पर जो है सर्च ऑपरेशन जारी है और उसके अलावा दीगर इलाकों में भी जो है सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू है। और सिक्योरिटी फोर्सेस का ये प्रयास है कि जिन जो है आतंकवादियों ने ये जो है इस घटना को अंजाम दिया है उनको जल्द से जल्द ढूंढ कर निकाल कर मार गिराया जाए और सेना के जो 5 जवान शहीद हुए हैं उनका बदला लिया जाए। नाज़िम अली, न्यूज़ 18, मेंढर। और आगे बढ़ते हैं। कश्मीर में हालात मामूल पर होने की वजह से दहशतगर्द तंजीमें और उनके हैंडलर्स बेचैन हैं और साथ ही साथ खौफ में मुब्तला हैं। वादी कश्मीर में हालात की बेहतरी के साथ ही बॉलीवुड ने कश्मीर का रुख कर दिया है और फिल्मों की शूटिंग भी हो रही है, थिएटर भी खुल चुके हैं। अब वादी में सबसे बड़े बैनुल अक़वामी प्रोग्रामों में से एक G20 मीटिंग भी होने जा रही है। दहशतगर्द जम्मू कश्मीर में होने वाले इन मुस्बत तब्दीलियों से बेचैन और बौखलाहट के शिकार नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि टीआरएफ ने श्रीनगर में होने वाले G20 इजलास के पेश नजर इस तरह की गीदड़ भभकी जारी की है। वादी कश्मीर में G20 इजलास के इनेकाद पर पाकिस्तान के एतराज के चंद दिनों बाद टीआरएफ ने बौखलाहट में एक धमकी जारी की है। टीआरएफ पाकिस्तान में मुकीम लश्कर दहशतगर्द तंजीम की एक प्रॉक्सी है। आगे बढ़ते हैं। G20 मॉडल समिट श्रीनगर में मुनक्किद किया गया। सेक्रेटरी महकमे सयाहत जम्मू कश्मीर डॉक्टर सैयद आबिद रशीद का कहना है कि कश्मीर में G20 वर्किंग ग्रुप का इजलास जम्मू कश्मीर के लिए काबिल फख्र लम्हा है और इससे जम्मू कश्मीर को एक आलमी सयाहती मकाम के तौर पर फरोग मिलेगा। शुरका ने G20 के रुकन ममालिक की सयाहती सनतों से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर बात की। उन्होंने कहा कि यह तकरीब G20 के प्रोग्रामों में आवाम और ख़ास तौर पर नौजवानों की शिरकत और हिंदुस्तान की सदारत का जश्न मनाने के लिए मुनक़िद की गई थी। टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक है, इसीलिए टूरिज्म डिपार्टमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। डिफरेंट डेलीगेट्स G20 कंट्रीज से आएंगे हमारे बीच, यहाँ कुछ दिन स्पेंड करेंगे और टूरिज्म के बारे में ख़ास तौर पे एडवेंचर टूरिज्म, इको टूरिज्म, फिल्म टूरिज्म, इन सब चीज़ों पे बात होगी। इन सब चीज़ों से हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को ग्लोबल स्टैंडर्ड का टूरिज्म डेस्टिनेशन प्रमोट किया जाए। मुझे लगता है ये हमारे लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होगी और इन डेलिब्रेशन से, इन डिस्कशन से जो नतीजे अक्स होंगे, आई थिंक दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल एंड फ्रूटफुल टू ऑल ऑफ अस। देखिए, ऐसा है, फॉरेन टूरिस्ट और इंटरनेशनल और डोमेस्टिक टूरिस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेन टूरिस्ट का अराइवल, आप जानते हैं, J&K वॉज अ मेजर डेस्टिनेशन
for foreign tourist arrival. So therefore we are now trying to scale it up. We are making sure whatever needs to be done to make the arrivals more facilitatory, make the arrival of foreign tourists more enabling, and that enabling atmosphere has to be created. As you are fully aware, there are certain issues in that. We are all trying, like I said, this G20 summit in Kashmir will probably go a long way in reassuring everybody that Jammu and Kashmir is one of the topmost tourist destinations in the world. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये समिट हो रहा है ये मतलब बहुत साल के बाद एक कंट्री को मिलता है। फॉर एग्जांपल ये G20 है, हर कंट्री को ये 20 साल बाद एक बार मिलता है। और अगर हम अगले समिट की बात करें, अगर हम ये देखें कि इंडिया में अगला समिट कब होगा, तो फिर वी कैन सेफली एज्यूम दैट दिस G20 इज़ गोइंग टू टर्न इनटू G30। एंड अगर हम अगले समिट की बात करें तो फिर वो 30 साल बाद इंडिया को फिर से मिलेगा। देन आई थिंक इट इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट फॉर मी टू प्रेजेंट हियर एंड टू पार्टिसिपेट इन G20 समिट। सो इट्स अ वेरी प्राइड मोमेंट फॉर अस, फॉर पर्टिकुलरली फॉर कश्मीर, क्योंकि यहाँ पे पहली बार भी कश्मीर में टूरिज़्म को ये चीज़ मिली है। क्योंकि पहले भी यहाँ पे बहुत सारे एडवाइजरी, पहले तो फॉरेन टूरिज़्म कश्मीर में बहुत ज़्यादा था, लेकिन बीच में ऐसा कुछ हो गया कि हालात ऐसे नहीं थे कि यहाँ पे फॉरेन से लोग आए। लेकिन दिस टाइम जो G20 समिट यहाँ पे हो रहा है, इट्स वेरी प्राइड मोमेंट फॉर कश्मीरीज, बिकॉज यहाँ पे अभी फॉरेन से डेलीगेट्स आएंगे, जिसकी वजह से इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर कश्मीर टूरिज्म पर्टिकुलरली। हमारा इको टूरिज्म को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन फ्यूचर देयर इज़ लाइक 50% हमारा ऑलरेडी कार्बन एमिशंस हाई हो चुके हैं, तो उसको रोकने के लिए सस्टेनेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज लाइफ। इससे यूथ के लिए बहुत फ़ायदा है कि हम बहुत चीज़ों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और बहुत हेल्प होगा आगे जाके यूथ जितने भी आएंगे उन सब के लिए। और कश्मीर में फिल्मों की शूटिंग तेजी से जारी है। महकमे सयाहत के सेक्रेटरी डॉक्टर सैयद आबिद रशीद का कहना है कि यहां फिल्म का अमला शूटिंग कर रहा है और कई बड़े बैनर्स फिल्म की शूटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। इन्होंने कल्चरल टूरिज्म के साथ न्यू डेस्टिनेशन और इको टूरिज्म के फरोग के बारे में बात की। जानते हैं कि जम्मू कश्मीर पहले से इन द 60s इन द 70s J&K वाज द प्राइज डेस्टिनेशन फॉर फिल्म टूरिज्म, डेस्टिनेशन जहां पे शूटिंग्स बहुत ज़्यादा होती थी टूरिज्म फिल्म की। इसी तरह से नाउ आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट टू यू एंड टेल ऑल ऑफ यू दैट इन द लास्ट 1 year 200+ मूवीज हैव बीन शॉट इन J&K। अभी वी हैव बिग फिल्म स्टार्स हु आर कमिंग इन टुडे ऑल्सो। We have a film crew, major film crew and a very big superstar in the town. आगे आने वाले वक्त में क्वेरीज हैं। इसका probably reason ये है that in terms of this film tourism, हमने एक single window clearance in the true sense of it. Online, there is an online portal. You can go back to that. You can identify all the kind of locations that you need. You can apply, and all the permissions will be facilitated. So there is a very strong facilitatory ecosystem with regard to film tourism. And हमारे लिए as a destination, J&K के लिए, जम्मू कश्मीर, वादी कश्मीर के लिए, और ख़ास तौर पे उन डेस्टिनेशंस के लिए जो इधर टू अनटच्ड हैं, वी आर ट्राइंग टू प्रमोट ऑल दीज न्यू डेस्टिनेशंस। अगेन आई विल बी हैप्पी टू रिपोर्ट टू यू दैट इस साल, इस कैलेंडर ईयर में हमने 300 नए डेस्टिनेशंस प्लान किए हुए हैं। सम ऑफ देम आर ऑलरेडी अप एंड अबाउट। इसमें 75 ऑफ पीक डेस्टिनेशंस है। यू नो दैट देयर इज अ कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एवरी डेस्टिनेशन। आगे बढ़ते हैं, महकमा बागवानी के डायरेक्टर ने कहा है कि बदलते मौसमी हालात से पैदावार पर किसी किस्म के मुज़िर असरात मुरतब नहीं होंगे। इसी दौरान काश्तकारों को महकमा बागवानी ने एडवाइजरी पर अमल करने को लाजमी करार दिया है। हॉर्टिकल्चर के डायरेक्टर ने पुलवामा दौरे के दौरान न्यूज़ 18 के साथ बातचीत करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि रवा साल सेब और दीगर मेवाजात की पैदावार बेहतर होने की तवक्को है। ऑलरेडी जो स्प्रे शेड्यूल है पूरे साल के लिए वो इजरा किया है इन कंसल्टेशन विद स्कास्ट। जो स्कास्ट के साइंटिस्ट हैं, हमारे डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स हैं, मिल बैठ के उन्होंने एक शेड्यूल, स्प्रे शेड्यूल इजरा किया है, जो हमने तकरीबन हर हार्टिकल्चर जोन में पहुंचा दिया है, लोगों के पास पहुंचा है, प्रोमिनेंट प्लेसेस पे चस्पान भी किया है। हार्टिकल्चर मैनेजमेंट, यानी जो बाग लोगों के हैं, मैनेजमेंट के लिए भी एक बुकलेट भी हमने निकाला है, जो तकरीबन हर जोन में और हर फार्मर के पास तकरीबन पहुंच गया होगा। इसके अलावा वक्तन फ़वक्तन, चूँकि वो शेड्यूल जो हमारा होता है वो नॉर्मल कंडीशंस के लिए है। जब टेम्परेचर की कंडीशंस नॉर्मल होंगी, रेनफॉल नहीं होगा। अब अगर कहीं फेर बदलाव आ जाता है, कहीं पे रेनफॉल आ गया, टेम्परेचर कम हो गया, ज़्यादा हो गया, तो हमारी एडवाइजरीज़ निकलती है वक्तन फ़वक्तन।
तो इस बार भी चूँकि ईद से पहले भी बारिशें होती रही, इमीडिएटली हमने जो एडवाइजरी एक इजरा की कि इस दौरान जब रेनफॉल होगा तो क्या करना चाहिए हमारे आर्चरीज।